नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प ऐतिहासिक घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिस पर यकीन करना कभी-कभी मुश्किल सा लगता है। हम जानेंगे कि कैसे मसालों की खोज में निकली एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी ने धीरे-धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। 2,60,000। जी हाँ, अपने चरम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने सैनिकों की एक निजी सेना थी। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी की अपनी सेना जो उस समय की खुद ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक सेना से भी 2 गुनी बड़ी थी। ये कोई आम बात नहीं थी। आज के इस विश्लेषण में हमारा सफर इन 5 प्रमुख पड़ावों से गुजरेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, सत्ता के लिए युद्ध, आर्थिक शोषण, 1857 का विद्रोह और अंत में ब्रिटिश राज की स्थापना। भाग 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और उनकी शुरुआती महत्वाकांक्षाएं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1600 से, जब महारानी एलिजाबेथ के एक रॉयल चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। काम काफी तेजी से हो रहा था। 1608 में इनके जहाज पहली बार सूरत के तट पर पहुंचते हैं और देखते ही देखते 1611 तक मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री भी खड़ी हो जाती है। लेकिन एक सच्चाई जो अक्सर छुप जाती है वो ये है कि शुरुआत में अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य भारत था ही नहीं। उनका असल फोकस था आधुनिक इंडोनेशिया, जिसे तब स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता था। लेकिन वहां डच व्यापारियों के साथ उनकी इतनी भयंकर टक्कर हुई कि उन्हें मजबूरन अपना रुख भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ मोड़ना पड़ा। और उस दिशा में मुड़ने की सबसे बड़ी वजह था ये विशाल आंकड़ा, 5,000%। शुरुआती मसाला व्यापार से निवेशकों को इतना भारी मुनाफा मिला था। असल में यही वो बेतहाशा मुनाफा था जिसने इस पूरे कॉर्पोरेट विस्तार के लिए ईंधन का काम किया। भाग 2, सत्ता के लिए युद्ध। कैसे एक व्यापारिक कंपनी विजेता बन गई। यहाँ इतिहास के 2 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट सामने आते हैं। पहला, 1757 का प्लासी का युद्ध, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज-उद-दौला को हराकर बंगाल पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और दूसरा, ठीक 7 साल बाद, 1764 का बक्सर का युद्ध, जहां हेक्टर मुनरो ने संयुक्त भारतीय शासकों की एक पूरी फौज को मात दे दी। लेकिन अगर गहराई से देखें तो इन जीतों की वजह सिर्फ अंग्रेजों की ताकत नहीं थी। मीर जाफर जैसे लोगों का विश्वासघात, अंदरूनी बंटवारा और भारतीय शासकों के बीच एकता की भारी कमी ने मिलकर इस विदेशी कंपनी के लिए जीत का पूरा रास्ता साफ कर दिया था। ये एक तरह से अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाने वाली बात थी। इसके बाद 1765 में जो हुआ वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था, दीवानी अधिकार। इस एक कानूनी अधिकार का मतलब था कि अब एक प्राइवेट कंपनी आधिकारिक तौर पर मुगल सम्राट की ओर से टैक्स वसूलने लगी थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बेहद समृद्ध क्षेत्रों का पैसा अब सीधे कंपनी की जेब में जा रहा था। भाग 3, आर्थिक शोषण और धन की निकासी। अब इस पिरामिड को ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर आराम से बैठे थे अंग्रेज, बीच में थे जमींदार और सबसे नीचे पिस रहे थे बेचारे किसान। अंग्रेज बिना खेत में गए राजस्व का लगभग 10/11 हिस्सा ले उड़ते थे। किसान इस पूरी व्यवस्था की सबसे निचली और सबसे शोषित कड़ी बनकर रह गए थे। धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 3 अलग-अलग प्रणालियां पूरे देश में लागू कर दी। 1793 में बंगाल बिहार में जमींदारी प्रणाली, 1820 आते-आते मद्रास बंबई में रैयतवाड़ी और फिर 1833 में मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में महलवाड़ी प्रणाली। इन प्रणालियों में फर्क समझना भी काफी दिलचस्प है। जमींदारी में टैक्स अप्रत्यक्ष था, जहां जमींदार मालिक होता था, वहीं रैयतवाड़ी में किसानों को जमीन का मालिक तो मान लिया गया, लेकिन उनसे सीधे तौर पर 60% तक का भारी टैक्स वसूला गया। खैर, व्यवस्था चाहे कोई भी हो, मूल मकसद सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर अधिकतम पैसा चूसना। भाग 4, 1857 का विद्रोह, पहला बड़ा और ऐतिहासिक प्रतिरोध। 1857 की क्रांति कोई रातों रात हुआ धमाका नहीं थी। इसके पीछे सालों का जमा हुआ गुस्सा था। भयंकर आर्थिक शोषण, व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों के जरिए राज्यों को हड़पना, हमारे सामाजिक मामलों में दखलंदाजी और सेना में लगातार हो रहा भेदभाव, इन सब ने मिलकर उस चिंगारी को हवा दी जिसने एक विशाल विद्रोह का रूप ले लिया।
भौगोलिक रूप से देखें तो उत्तर और मध्य भारत में इसका फैलाव बहुत ही व्यापक था, लेकिन हर बड़े आंदोलन की तरह इसकी भी कुछ कमजोरियां थीं। किसी एक साझा नेतृत्व की कमी थी और कुछ रियासतें अभी भी अंग्रेजों की वफादार थीं। इसी बंटवारे का फायदा उठाकर इस विद्रोह को अंततः सैन्य बल से कुचल दिया गया। तो यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है? भले ही 1857 अंग्रेजों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं रहा, पर इसके क्रूर दमन ने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बिल्कुल साफ कर दिया कि आज़ादी के लिए एक मजबूत, संगठित और एकजुट राष्ट्रीय आंदोलन का होना कितना जरूरी है। भाग 5, ब्रिटिश राज की स्थापना और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। 1857 के जोरदार झटके ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। उन्हें समझ आ गया कि एक व्यापारिक कंपनी के बस की बात अब नहीं रही। इसके फौरन बाद आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत का पूरा कंट्रोल सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इस विद्रोह का जो असली असर था वो इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित इस शोध से काफी अच्छे से समझा जा सकता है। विद्रोह भले ही कुचल दिया गया हो, पर उसने भारतीयों के दिलों में एक नई राष्ट्रीय चेतना के बीज बो दिए थे। और सच कहें तो यही वो चेतना थी जिसने आने वाले 90 सालों तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस नए ब्रिटिश राज को बनाए रखने के लिए एक ऐसी प्रशासनिक रणनीति अपनाई गई जिस पर इतिहासकार आज भी बहुत चर्चा करते हैं: फूट डालो और राज करो। स्रोतों के मुताबिक दोबारा 1857 जैसा कोई संयुक्त विद्रोह न हो, इसके लिए जानबूझकर धार्मिक और जातीय आधार पर दूरियां बढ़ाई गईं। ये प्रशासन को नियंत्रित करने की एक ऐसी नीति थी जिसने उस समय के समाज पर बहुत गहरा असर डाला। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। सिर्फ मसालों और मुनाफे की तलाश में आई एक अकेली व्यापारिक कंपनी ने आखिर कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा, उसकी संस्कृति और उसकी नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सत्ता और साम्राज्यवाद का ये इतिहास सच में काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।